उसकी बातें होगी। कोई आपसे पूछे तो क्या कहेंगे? सेलुलोज जो होता है ना, आप सभी लोग जानते होंगे कि ये पौधे में पाए जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। और जितने भी पौधे होते हैं उन सभी पौधों का जो कोशिका भित्ति होती है इसी सेलुलोज से बनी होती है। जितने भी पौधे हैं उन पौधों का जो कोशिका भित्ति होता है किसका बना होता है? सेलुलोज की बना होता है। यानी जो पौधे की कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की क्या होती है? बनी होती है। आप ये भी जानते होंगे कि ये वनस्पतियों में पाए जाने वाला प्रचुर कार्बनिक यौगिक होता है। ये पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। और जब बीटा, ध्यान रखना, कौन? बीटा, जब बीटा डी ग्लूकोज को बहुत लंबी श्रृंखला जब एक तरीके से जुड़ता है, माने सीधा श्रृंखला जुड़ता है, तब आपका क्या होता है? किसका निर्माण हो जाता है? हाँ, इसमें देखो जो पहला कार्बन होगा उसके ग्लूकोज 1 से जो दूसरा का आपका होगा ग्लूकोज कार्बन 4 के मध्य ग्लाइकोसाइड बंध क्या आता है? पाया जाता है। बात समझे? माने ये भी सिर्फ सिंपल सी बात है। बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज नहीं, बीटा डी ग्लूकोज जो होते हैं जब एक साथ मिलते हैं तब इसका क्या होता है? निर्माण होता है। इसमें कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में ग्लाइकोसाइड बंध क्या आता है? पाया जाता है। तो लिखते हैं हम लोग, पहले सेलुलोज के बारे में लिखो। सेलुलोज पौधों में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। इसका सामान्य सूत्र C6H10O5 के पावर n होता है। O5 के पावर n होता है। और भी लिख सकते हैं कि सभी पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। सभी पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और भी लिख सकते हैं कि सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। इसमें कार्बन 1 तथा कार्बन 4 के बीच ग्लाइकोसाइड बंध पाया जाता है। ग्लाइकोसाइड बंध पाया जाता है। किसके बीच में? कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में ग्लाइकोसाइड बंध पाया जाता है। सब आपको याद होगा, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलो बना कर दिखा देते हैं इसका चित्र। देखो, मान लो आपका ग्लूकोज की संरचना है इस तरीके से, और ये भी मान लीजिए ग्लूकोज की संरचना है, ठीक है। और ये भी मान लीजिए ग्लूकोज की ये भी संरचना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो बाबू, जब भी बीटा रहता है तो बीटा में ओया छुपा रहता है, आप सबको याद भी होगा। बीटा में मान लो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, ये भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जहाँ जहाँ कोना है ना तहाँ समझो कार्बन उपस्थित है। यहाँ पर H, ठीक है, यह कहीं ना कहीं ऐड होगा। जब ऐड होगा तो फिर H और जिससे भी ऐड होगा तो हट जाएगा, केवल यहाँ पर क्या बच जाएगा? खैर फिर भी छोड़ दो। तो यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2OH। अब बताओ मुझे, फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं? ये OH लिखते हैं ना हम लोग,
क्योंकि अल्फा जो है, बीटा जो है तो पहला वो एच ऊपर। तो बताओ यहाँ से एच बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जल्द H2O बाहर निकल जाएगा ना। इसका मतलब होगा कि देखो ये कार्बन 4 और कार्बन 1 के बीच में, चाहे ऊपर 1 रहे चाहे नीचे 4 है, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन 1 और 4 ही होना चाहिए बस। तो यहाँ पर अब देखो कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में ग्लाइकोसाइड बन का आगे उपस्थित है। यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ CH2OH। यहाँ भी OH उपस्थित हो, नीचे H, फिर OH, ये H, फिर H, फिर OH, फिर H, H नहीं OH, फिर H, और फिर आपका यहाँ पर H रहेगा, CH2OH। फिर इसके बीच में तो बन ही जाएगा ना, तो फिर इसके बीच में ग्लाइकोसाइड बन का बन जाता है। तो यही आपका है, देखो किसकी संरचना, ग्लाइकोसाइड बन, किसकी संरचना है ये संरचना है आपकी सेलुलोज की, सेलुलोज की संरचना। बता दोगे तुम लोग? बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कैसे बनता है तो बस सब ये बीटा डी ग्लूकोज है, इसके कार्बन 1 से कार्बन 4 की ज्वाइनिंग हो रही है, फिर यहाँ कार्बन 4 से कार्बन 1 की 1 4 4 1 1 4 माने ज्वाइनिंग होती जाती है। तो इस प्रकार से आप सेलुलोज बता सकते हैं। सेलुलोज मुख्य रूप से जो पौधे होते हैं उसी में उपस्थित होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए सब लोग।